अच्छा हाँ, तो देखो ये है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सीए इंटर, है ना। तो सीए इंटर में मेरी राइटिंग शुरू से अच्छी थी, ठीक है, राइटिंग सुधर गई। हाँ, तो सीए इंटर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं ना। अच्छा पहले तो एक बार हम लोग कोर्स में ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि तुम लोगों को पता होगा कि सीए इंटर में जो लॉ है वो दो पार्ट में डिवाइड है ना। एक है हमारा कंपनीज एक्ट और एक है क्या, अदर लॉज करके। तो दो लॉज हैं हमारे पास जो हमें इंटर में पढ़ना है, एक कंपनीज एक्ट और एक अदर लॉज। कंपनीज एक्ट कितने मार्क्स का आएगा हमारे पास, और अदर लॉज कितने मार्क्स का आएगा, 40 मार्क्स का आएगा, है ना। अच्छा कंपनीज एक्ट तो तुम लोगों को पता ही है, कंपनीज एक्ट कब आया हमारे इंडिया में। कंपनीज एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले भी, इसमें कितने टोटल सेक्शंस कितने हैं और चैप्टर कितने हैं इसके अंदर हम बात करें तो। टोटल चैप्टर्स, चैप्टर समझते हो तुम लोग, चैप्टर्स क्या होता है, हर एक लॉ चैप्टर में डिवाइड होता है। हर लॉ कैसे डिवाइड होता है, जैसे तुम एक बुक पढ़ते हो तो बुक के अंदर भी सबसे पहले क्या आते हैं, चैप्टर्स आते हैं। तो वैसे ही कंपनीज एक्ट के अंदर भी क्या है बेटा, चैप्टर्स हैं। अच्छा ये जो चैप्टर हैं ये कोई हमारा सिलेबस के हिसाब से नहीं है, ये एज पर दी कंपनीज एक्ट है, जो एक एक्ट बना था, जो पास हुआ था, कहाँ पास हुआ था, हिंदी एक्ट वॉज पास बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो उसमें कितने चैप्टर्स है उसके अंदर, टोटल 29। और यही 29 चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस होते हैं जो तुम्हें पता है। और हमारे टोटल सेक्शन कितने पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर, 470, है ना। जिसके अंदर से कुछ इंट्रोडक्शन में तुम लोगों ने सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, 3 पढ़ा था, 4 पढ़ा था, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सेक्शन ऑलमोस्ट आपने 2 to 10 सेक्शन आपने अपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था, राइट। बट इंटर में भी ये रिपीटिशन में आएगा, और अब इंटर में आपके पास 1 से लेकर 149 तक सेक्शंस हमें जो है पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ 470 सेक्शंस हमें पूरा 470 सेक्शंस नहीं पढ़ना है पूरे सी इंटर में। हम लोग को कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ना है, सेक्शन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक, 149 तक हमें पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है, अपने सीए इंटर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो इसके आगे आएगा, जैसे कि सेक्शन नंबर 150 से जो भी आएगा आगे, यहाँ पे 148 कर देते हैं, सॉरी। तो जो 149 से लेकर 470 तक आएगा, ये आपका कहाँ कवर होगा, आपका सीए फाइनल में। तो जो कंपनीज एक्ट है वो कंप्लीट है आपके सीए कोर्स में, बट डिवाइड कर दिया उसने, सीए इंटर में कर दिया और सीए फाइनल में कर दिया। सीए इंटर में कर दिया कितने तक कर दिया, सेक्शन 148 तक, और फिर सीए फाइनल में उसने लेकर चला गया 149 से लेकर कहाँ तक, 470 तक। ये क्लियर हो गया। तो हमें कंपनीज एक्ट के अंदर कितने मार्क्स का, मैंने आपको बता दिया कितने मार्क्स का आएगा, 60 मार्क्स का, जिसमें हमें कितने सेक्शन पढ़ने हैं, फ्रॉम सेक्शन 1 से लेकर कहाँ तक, सेक्शन 148 तक, 148 तक, राइट। अच्छा इसके अंदर एक चैप्टर, अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूं, क्योंकि चैप्टर 29 है जो 470 सेक्शंस कवर करते हैं, ये जो चैप्टर है 10 तक कवर करेगा आपका, 1 to 10 चैप्टर आपके कवर करेंगे 148 सेक्शन तक। तो मैं एक्जैक्टली चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है, चैप्टर नंबर 10 पे। जो आपका चैप्टर नंबर 10 है ये कॉमन चैप्टर है, ये आपका, इसका नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। हर चैप्टर का नाम होता है, अब हम लोग चैप्टर के नाम से पढ़ेंगे। ये चैप्टर एक कॉमन चैप्टर है, ये आपका लॉ में भी है और आपका किसमें आएगा, ऑडिट में भी आएगा, ठीक है। तो एक चैप्टर है कॉमन। तो अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं, और ये ऑडिट में ज्यादा आता है क्योंकि ये ऑडिट एंड ऑडिटर से रिलेटेड है, तो अगर आप बात करें तो 1 से लेकर टोटल सेक्शन जो लॉ में हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे 1 से लेकर कहाँ तक, 138 तक। तो अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो लॉ में ये सब कवर करेंगे, ये वाला पोर्शन ऑडिट में कवर कर लेंगे, क्योंकि ऑडिट का कॉमन पार्ट है तो हम उसको ऑडिट में भी कवर कर लेंगे। तो हम लोग ये लेके चलते हैं 1 से लेकर 138 तक हमारे कितने किस में आ जाएगा, हमारे सीए इंटर में आ जाएगा, लॉ में। अच्छा उसके बाद 40 मार्क्स मैंने आपको बता दिया, 60 मार्क्स का आपका कंपनीज एक्ट आ गया और 40 मार्क्स का क्या आ गया, अदर लॉ। अच्छा एक बार अदर लॉ में भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि अदर लॉ में हम क्या पढ़ने वाले, कैसे पढ़ेंगे। तो जो आपका अदर लॉज है जो हमें पढ़ने हैं, वो स्टार्ट होता है आपका अदर लॉज, कितने मार्क्स का आएगा ये मैंने आपको बताया, 40 मार्क्स का, है ना। इसके अंदर कितनी चीजें हैं, इसके अंदर 4 चीजें हैं, अगर एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं 4 चैप्टर्स हैं जो कवर होंगे अदर लॉज के अंदर। एक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने अभी सी फाउंडेशन में पढ़ा था, राइट, है ना, याद होगा आप लोगों को। क्या वो आएगा सारा, नहीं, उसके आगे आएगा 3 यूनिट्स और आएंगे। अगर आपको याद होगा तो आपने 6 यूनिट पढ़े थे अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, 3 यूनिट एक्स्ट्रा आएंगे किसके अंदर, हमारे सीए इंटर के अंदर, है ना। तो एक हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
एक आपका एनआई एक्ट आएगा, जिसमें आपने अकाउंट्स में पढ़ा था, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं पढ़ा था। एनआई एक्ट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये 2 एक्ट आएंगे। एक आएगा जनरल क्लॉज एक्ट और एक आएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये चारों के चारों अगर आप देखेंगे तो कितने मार्क्स के कवर करेंगे आपके, क्या कहते हैं, ये कितने मार्क्स के कवर करेंगे? 40 मार्क्स के 4 चैप्टर हैं, ठीक है। वेटेज में सबसे ज्यादा वेटेज आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रखता है, ये कम से कम आपका 15 नंबर तक आता ही आता है। बाकी जो आपके 25 मार्क्स हैं वो डिवाइड होते हैं इन तीनों के अंदर, ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया हमारे लिए कौन सा हो जाएगा इस बार भी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बाकी इन 3 चैप्टर में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में फिर भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। एनआई एक्ट आपको पता है, एनआई एक्ट आपका कवर करेगा क्या क्या कवर करेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, चेक के बारे में और प्रॉमिसरी नोट के बारे में, तो आपका एनआई एक्ट कवर करेगा। अब एक आ रहा है जनरल क्लॉज एक्ट और एक आ रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने ये इसके आगे एक्ट लिखा, इसकी भी आगे एक्ट लिखा, यहाँ पर भी एक्ट लिखा, बट यहाँ पे मैंने कोई वर्ड एक्ट अप्लाई नहीं किया। तो ये कोई एक्ट नहीं है। अगर हम 4th चैप्टर देखेंगे, दिस इज नॉट एन एक्ट, दिस इज व्हाट? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स क्या होता है? लॉ। स्टैट्यूट्स मतलब क्या होता है? लॉ। ये सीए इंटर में, क्योंकि आपको पता है आपका कोर्स चेंज हुआ था, नया कोर्स आया था, तो नए कोर्स में इसको चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। सीए फाइनल का चैप्टर था, ये अब इंटर में डाल दिया। और ये बहुत बेस्ट काम किया आईसीएआई ने, क्योंकि अगर आप सबसे पहले लॉ पढ़ रहे हो तो आपको लॉ को पढ़ना सीखना चाहिए, लॉ पढ़ना चाहिए पहले, लॉ को पढ़ना सीखना चाहिए। अच्छा, लॉ को पढ़ने से मेरा मतलब क्या है? देखो, आज हम लोग यही स्टार्ट करेंगे। आई स्टार्ट विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जब आपको लॉ को पढ़ना सीखोगे तभी तो हम उसको लॉ को अंदर से पढ़ेंगे। अभी तो हमने लॉ पढ़ लिया। अच्छा, हमने जो लॉ पढ़ा वो बहुत बेसिक लॉ पढ़ा अभी तक हमने, या कोई टेक्निकल लॉ पढ़ा? भी बहुत बेसिक था। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था बेसिक था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बेसिक था, पार्टनरशिप भी बेसिक था, आपका एलएलपी बेसिक था, कंपनीज एक्ट थोड़ा टेक्निकल था लेकिन वो इतना ज्यादा था नहीं आपका। तो सीए इंटर में कंपनीज एक्ट पढ़ने से पहले भी हम लोग क्या पढ़ लेंगे? अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये चैप्टर वैसे देखा जाए तो इतना मार्क्स का नहीं आएगा, 5 to 6 मार्क्स का कवर करता है आपका सीए इंटर में। लेकिन ये जो वेटेज है इसका, वेटेज पे मत इसको समझना, क्योंकि ये जो एक ऐसा चैप्टर है जो आपको जिंदगी भर लॉ को कैसे पढ़ना है, उसे कैसे इंटरप्रेट करना है, ये आपको सिखाएगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सीए बनाने में, सीए इंटर पास करने में नहीं, सीए बनाने में। अगर आपको सीए बनना है और आपको लॉज पढ़ने हैं और लॉ को इंटरप्रेट करना है, तो वो आपको कौन सा चैप्टर सिखाएगा? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इसके नंबर में मत जाना, 5-6 नंबर का है तो हम इसको अपना कोर्स के लिए छोड़ सकते हैं। इसको इस तरह से मत पढ़ना। इसको अगर हम पढ़ रहे हैं तो सीए बनने के लिए पढ़ रहे हैं, सीए इंटर पास करने के लिए नहीं, है ना। तो हम लोग क्या स्टार्ट करें? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, है ना। तो एक इंट्रोडक्शन क्लास ही रखेंगे आज इसको, कि क्या होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। भी बहुत बेसिक तरीके से हम बात करेंगे। अच्छा, चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया, क्या हो गया? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। क्या नाम हो गया? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स नाम हो गया। या वो क्या इंटरप्रेट करना सिखाएगा? इंटरप्रेट दी लॉ। मतलब एक लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, ये आपको सिखाएगा कि हाउ टू इंटरप्रेट दी लॉ। पूरा इंटरप्रिटेशन लॉ का कैसे होगा? इंटरप्रेट से मेरा मतलब क्या है? व्हाट डू यू इंटरप्रेट? लॉ को पढ़ना कैसे है? अगर लॉ का इंटरप्रिटेशन की बात करें तो लॉ को पढ़ना कैसे? कुछ एग्जांपल्स देके शुरू करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये लॉ आया क्यों, पहले तो हम उस बारे में बात करते हैं। सॉरी, ये लॉ नहीं है, ये अच्छा ये लॉ नहीं है, दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो ये लॉ है, लॉ नहीं है? नहीं है, दिस इज नॉट द लॉ, ये एक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक उसको लॉ को पढ़ने के क्या है? तरीके हैं। अब हम बात करते हैं बने क्यों और ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। अच्छा, हमारे यहाँ पे आपको पता है 3 तरह के कोर्ट होते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जुडिशरी के अंदर जो हमारा जुडिशरी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है, सबसे पहले कौन सा कोर्ट होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके ऊपर कौन सा कोर्ट आता है? हाई कोर्ट। और उसके ऊपर कौन सा कोर्ट आता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद ही नाम सजेस्ट करता है, ये जुडिशरी के पार्ट लिखे मैंने, जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद ही सजेस्ट करे, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। जैसे हमारा फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या नहीं है? है। सेक्टर 12 में हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। क्या हमारे हाई कोर्ट? अच्छा, हाई कोर्ट कितने होते हैं हमारे? हर स्टेट का होता है या हर डिस्ट्रिक्ट का होता है? हर स्टेट का होता है। हमारा हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो हम शेयर कर रहे हैं विद दी पंजाब, जो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में, है ना। और उसके ऊपर बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। आपने एक वर्ड कभी मेरे मुंह से सुना होगा या कहीं और से सुना होगा, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक क्या हो गया? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अच्छा, ये क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है? अच्छा देखो, नाम सजेस्ट कर रहा है क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर, राइट। अच्छा, व्हाट आई मीन बाय क्वेश्चन ऑफ फैक्ट,
क्या कभी कोई ऐसा कुछ होता है जिसमें आपको सबूत देखने होते हैं, सबूत से पता लगा कि आखिर ये हुआ है नहीं हुआ? जैसे लेट सपोज करो मैं बात करता हूँ मर्डर की, जो हो सकता है तुम लोग मेरा कर दो मैं तुम्हारा कर दूं। तो अच्छा मर्डर की अगर हम बात करें, अच्छा मर्डर में अगर कोई बंदा बंदा मर्डर कर देता है तो उसने मर्डर किया या नहीं किया उसके लिए हमें सबूत चाहिए या लॉ पढ़ना पड़ता है? सबूत चाहिए। अगर हमें सबूत मिल गया कि इसने मर्डर करा है तो वो तो सिंपल लिखा है, जो मर्डर करेगा उसको फांसी मिल जाएगा, वो तो लॉ सिंपल है। तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है? जो ऐसा कोर्ट जो फैक्ट्स पे चलता है। फैक्ट समझते, व्हाट इज फैक्ट? सबूतों के तौर पे। और दूसरा वर्ड क्या आ रहा है? एक वर्ड आ रहा है क्वेश्चन ऑफ लॉ। मैं आपको इसको दो तरीके से समझाऊंगा, पहले एक नॉर्मल तरीके से समझाऊंगा, फिर एक गंदे तरीके से समझाऊंगा। तो पहले नॉर्मल तरीके से समझाता हूं तुम लोगों को। आप लोगों ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अगर आपने एक चीज पढ़ी होगी उसमें लिखा था अगर आपका कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, टाइम स्पेसिफाइड समझते हो? जैसे कब तक वो कोर्स कंप्लीट कराना है या कब तक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है, अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है तो वो कब तक होगा? वो दैट इज क्या कहते हैं, रीजनेबल टाइम। वो कैसे होगा? अच्छा व्हाट आई मीन बाय रीजनेबल टाइम? अच्छा रीजनेबल टाइम डिफाइंड है, लॉ डिफाइन कर सकता है, या तो ये तो हर बार डिफर करेगा? ये एज पर द सर्कमस्टांसेस फैक्चुअली ये क्या करेगा? डिफर करेगा। जैसे आज हम सी एंटर क्लास शुरू कर रहे हैं फॉर योर अटेम्प्ट इन द नवंबर 20, आज हम शुरू कर रहे हैं। अगर हम आज शुरू कर रहे हैं और हमने आपको ये नहीं बताया कि कब तक हम कोर्स कंप्लीट कराएंगे, तो अच्छा ये बताने का जरूरत है या हमें खुद अब ये एक ऑब्वियस रीजन है कि हम नवंबर 20 से पहले ही कराएंगे? ये रीजनेबल है? अच्छा रीजनेबल क्या है? नवंबर 20 में लेट्स सपोज करो आपका 1 नवंबर से एग्जाम शुरू होगा, तो रीजनेबल क्या है? 31 अक्टूबर को तुम्हारा सिलेबस खत्म करना या अक्टूबर एक महीना से पहले सिलेबस खत्म करना? क्यों ऐसा क्यों तुमने बोला? क्योंकि एक रिवीजन करने टाइम चाहिए। तो अगर अक्टूबर से पहले खत्म करना है सिलेबस और तुम चाहते हो ऐसा हो, तो वो क्वेश्चन ऑफ ये फैक्ट हो गया ना। अच्छा ये हमेशा हर बार डिफर करेगा, सेम रहेगा? जैसे तुम लोग मेरे पास आए अप्रैल में, आए अप्रैल 19 में, फिर हमने तुमने एग्जाम दिया नवंबर 19 में, किसका एग्जाम दिया? सीए फाउंडेशन का। तो उसके लिए रीजनेबल टाइम क्या था? 4 महीना था या उसके लिए 7 महीना था? 4 महीना था। अब हम लेके चलेंगे रीजनेबल टाइम क्या हो जाएगा? 7। तो रीजनेबल टाइम का मतलब क्या? वो चेंज होता रहेगा, सेम रहेगा? चेंज होता रहेगा। तो जो ऐसे चेंज होता रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये समझ में आया? लेकिन हाँ, जहां पर हमें लॉ को समझना है, लॉ को समझना कैसे, मैं आपको पहले एक नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं। क्या कभी लॉ को पढ़ के कंफ्यूजन आ सकता है? कंफ्यूजन को हम लोग एम्बिग्विटी भी डिफाइन करते हैं। एम्बिग्विटी इज कंफ्यूजन। क्या कोई ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ पढ़ा और एम्बिग्विटी आ गया, कंफ्यूजन आ गया, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है उसको पढ़ने में? कैसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है देयर मे बी अ सर्कमस्टांस कि आपने एक लॉ पढ़ा लेकिन आपको उसको लॉ को पढ़ने में दिक्कत आ रही है या कंफ्यूजन आ रही है। अच्छा कंफ्यूजन कैसे आ रही है? आई विल गिव एन एग्जांपल फॉर दैट टू, है ना। बड़े ध्यान सुनना, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह लेके हम लोग, है ना। लेकिन ये प्रैक्टिकल केस हुआ जिसकी वजह से ये सब चीजें बनी हैं। तो एक क्या है, अच्छा लेट सपोज करो तुम लोग कभी उधर गए, हौस खास गए कभी तुम लोग? हौस खास, हर्षित तुम लोग कभी पालिका गए? पालिका तुम लोग जी क्यों रहे बेटा? तो बाकी लोग मर क्यों नहीं जाते तुम लोग? आगे बढ़ते हैं बेटा। तुम लोग कभी पालिका जाना, दिल्ली में ये मार्केट्स हैं, है ना, उसमें क्या है मतलब वहां पर जैसे तुम एंटर करोगे ना तो वहां पे इतना मार्केटिंग है, इतना ज्यादा मार्केटिंग है कि वो लोग आपको ना पुल करते हैं। पुल समझते हैं? मतलब अगर आप नॉर्मल जैसे मैं गुजर रहा हूँ तो और मैंने जैसे अगर मैं एक चीज देख लिया, अच्छा यहाँ पे शर्ट, और मैंने अपने दोस्त को इशारा कर दिया शर्ट देख, अच्छा अब वो या तो आपको बेच के रहेगा या आपका मर्डर कर देगा। मतलब आपको लेनी ही पड़ेगी वो, मतलब हाँ, मतलब कुछ हिसाब नहीं है उनका, वो आपको पकड़ लेंगे। अच्छा मतलब आपको इतना पुल करे ना, खरीद ले। अच्छा बोले कितने की देगा? वो बोलेगा 500 की दूंगा। नहीं 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 चाहिए, आगे बढ़ोगे वो पीछे आ जाएगा 400। अच्छा आप कहोगे नहीं लेना, और आपके साथ चलता रहेगा वो 300, 200, 100, 25 रुपए। मतलब फ्री तक तो नहीं पहुंचते वो, 20-25 में बेच देते हैं वो चीजें, तो वो आपको बेच के रहते हैं। मतलब इतना उनका अलग ही लेवल है कि उनको बेचना है बस। तो ऐसे ही हौस खास में ना एक वो है, एक लेन है जहाँ पे आपको ना वो मिलते हैं। नहीं नहीं हुक्का तो नहीं, वो तो अलग चीज हो गया। राम राम राम। वहाँ पे हाँ हुक्का पार्लर फेमस है, बट वहाँ पे ना एक वो है जहाँ पे काठी रोल्स मिलते हैं। एक लेन है छोटे सी वहाँ पे, तो काठी रोल्स दोनों तरफ काठी रोल्स मिलते हैं। तो वहाँ पे अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अच्छा
हाँ करेक्ट। तो वहां पे क्या, जैसे तुम एंटर करोगे, अच्छा एंटर कर रहे हो तो उसको पता है काठी रोल खाना है, क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ हो रहा है ही नहीं। और लाइन वाइज सारे इस तरफ भी काठी रोल की दुकान है सारे। अब जैसे ही एंटर करोगे ना, कोई लास्ट वाला उसने बंदा आगे खड़ा कर रखा है अपना, जैसे ही एंटर करो तो हाथ पकड़ के ले आइयो। ये बुरी हालत है। अच्छा लेट सपोज करो किसी को नॉर्मल वैसे ही देखना है क्या है अंदर, अच्छा वो खा के ही आएगा बाहर। आप समझ रहे हो? तो ये सब सही है या गलत है? मतलब ये मार्केटिंग इज राइट या दिस शुड बी स्टॉप्ड? रुक रुक खत्म होना चाहिए ना ये मार्केटिंग का भी, देयर शुड बी अ वे। तो देखो हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता, बट ऑफ कोर्स यूएस में ऐसा हुआ। तो यूएस में एक ऐसी मार्केट थी जहां पे लोगों को पुल किया जाता था बाय हैंड, और उसको बुलाया जाता था कि नहीं तू ये खा के जा या तू खरीद के जा। तो उन लोगों को लगा कि यार ये बहुत गलत चीज है। तो कुछ लोग मिलके दे वेंट टू दी, उन्होंने उनके एमपीज के पास गए, उनके जो पार्लियामेंट्स में जो बैठते हैं लोग उनके पास गए, उनको बोला कि यार मेक अ लॉ फॉर दिस थिंग, इनको मना करो कि मार्केटर कैन नॉट पुल आवर हैंड्स, ये हमारा मर्जी है, वी आर जस्ट पासिंग बाय, हम लोग को आप क्यों तंग कर रहे हो? लेट सपोज अगर मेरा मन होगा तो मैं आपको खुद आऊंगा खरीदूंगा। आप मेरे घर में पैम्पलेट दो, आपको मुझे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट दिखाओ, भैया ठीक है, जब मेरा मन होगा मैं देखूंगा, नहीं होगा नहीं। यू कैन नॉट पुल माई हैंड, है ना? ये तो गलत है ना। एटलीस्ट फिजिकल एक्सटॉर्शन तो खत्म करो। मेंटली तो आप लोग बताइए। अच्छा आप लोग क्या कहते हैं, मतलब मुझे नहीं पता इतना एडवांस ये लोग कैसे हैं, मतलब ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी है। जैसे लेट सपोज करो अभी हम किसी बारे में बात करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लोग बात करते हैं मेक माई ट्रिप की बात करते हैं ना। हम बात करें मेक माई ट्रिप में ना, यार मैं अपना एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ टू लेट्स टेक एन एग्जांपल, केरला जाने वाला हूँ मैं। तो आई एम जस्ट प्लानिंग माई मेक माई ट्रिप से मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसमें जाके बुक कर दूंगा। जैसे आप ये टूर की बात भी करोगे ना, तुम नोटिस करना शुरू कर देना, तुम जैसे इंटरनेट ओपन करोगे ना, वहां पे तुम्हें कहीं ना कहीं मेक माई ट्रिप का केरला टूर का नजर आना शुरू हो जाएगा। मतलब जो तुम बात करते हो अपने दोस्तों के साथ ही बात करते हो ना, अगर नॉर्मल जैसे हम बात करें, हमारा फोन पड़ा है यहाँ पर, तो तुम्हें पता है गूगल इतना ज्यादा स्ट्रांग है आज के डेट में, ही कैन डू एवरीथिंग, ही जस्ट हियरिंग व्हाट वी आर सेइंग राइट नाउ, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, एवरीथिंग, हमारा लोकेशन तक पता है उसे, हर चीज पता है। आपको पता है आपका जो कैमरा होता है पूरा रिकॉर्ड होता है, तुम्हें पता नहीं बात? हमारा कैमरा हमेशा ओपन रहता है, वो हमेशा रिकॉर्डिंग चलती रहती है, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलवेज चल रही है। कोई हमारा कैमरा ऐसा नहीं है अगर बंद भी है तभी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, विद वॉइस चल रही है वो। ये हमने उसको पहले परमिशन दे दी जब हमने उसे डाउनलोड किया था, या जब हमने ऐसे ओपन किया था तो मुझे वैसे ही उसे परमिशन दे दी थी कि ठीक है आप हमारे कैमरे से हमें देख सकते हो, हमारे सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो पूरी एक गूगल की टीम बैठी है वहां पे टेक्नोलॉजी की, जो बस ये देखती है कि ये लोग क्या बात करें, और उसके बेस पे आपको क्या दिखाता है, एड्स दिखाता है। इतना तक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग पहुंच चुका है। अच्छा ठीक है, मेंटली ये लोग टॉर्चर करें, अब वो लोग यूएस में लोग मेंटली टॉर्चर मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, अब उसको फिजिकली टॉर्चर कर रहे थे। फिजिकली यार मतलब कोई पास करो उसको पकड़ के तरीका तो करो ना कुछ, ठीक है, देयर शुड बी अ वे फॉर एवरीथिंग। तो उन लोगों ने आगे बोला कि भैया मेक अ लॉ फॉर दिस थिंग, मना करो इनको मार्केटर्स को कि ये दे कैन नॉट डू दैट। तो अच्छा जब ये सुनते होंगे, देखो ये लोग कौन सुनते हैं, मैं अगर आपको बताऊं, जैसे वो जुडिशरी था एक अलग पार्ट था, अब हम बात करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सेकंड पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव इज अ बॉडी इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ बनाता है, जो क्या बनाता है, लॉ। मैंने आपको दो पिलर बताया कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट पिलर मैंने आपको कौन सा बताया, जुडिशरी। सेकंड पिलर मैंने आपको कौन सा बताया, आपका लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में आपके पार्लियामेंट आता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हमें पता है कौन होता है, जो आपका एमएलएज होते हैं वो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, और जो हमारे एमपी इलेक्ट होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट। ये लोग होते हैं जो अल्टीमेटली लॉ बनाते हैं, है ना। तो जो हमारे कुछ लोग थे जो परेशान थे यूएस में, दे वेंट टू द लेजिस्लेटर्स, उनको बोला देयर शुड बी अ लॉ फॉर दिस थिंग एंड मेक अ लॉ फॉर दिस थिंग। हमें ऐसे नहीं परेशान होना, इनको बोलो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मेक अ लॉ। और अगर कोई ऐसा करता है तो उनको पनिशमेंट दो, आप यू मेक द स्ट्रिक्ट लॉ फॉर दिस थिंग एंड यू गिव देम पनिशमेंट्स। तो बोला ठीक है, लॉ मेकर्स को भी लगा, लेजिस्लेटर्स को लगा कि हाँ यार ये तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो एक हमारा सिटीजन ऑफ यूएस इज फेसिंग एंड आई शुड, एंड दे थॉट टू मेक अ लॉ फॉर दैट। अब उन्होंने जब लॉ बनाया तो उन्होंने लॉ लिखा कि अ मार्केटर कैन नॉट पुल द हैंड ऑफ एनी पासर बाय। उसने लिख दिया कि कोई भी उसका पासर बाय का हाथ पकड़ के उसे बुला नहीं सकता, अगर बुलाएगा तो ये पनिशमेंट लिख दी उसने, और लॉ बना दिया। अच्छा लॉ आ गया, अब उसको क्या नहीं, अच्छा लॉ में क्या लिखा, कैसे उसको तंग नहीं करना, हाथ पकड़ के आप उसको नहीं बुला सकते। अच्छा हाँ, उसे बोला ठीक है हाथ नहीं पकड़ेंगे, पैर पकड़ लेंगे। अच्छा फिर उनको लगा, लॉ को लगा ये भी गलत है, लेट्स मेक अ न्यू लाइन, पैर पकड़ के भी आपको उसका बॉडी को टच नहीं करना है, यू कैन नॉट टच द बॉडी ऑफ दैट पर्सन, आप उसको ऐसे मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, पत्थर मार देंगे। आप समझते हो, छोटे छोटे रूल होते हैं जो, जैसे तुम लोग कागज के रूल नहीं बनाते थे स्कूल में, जैसे दूसरे को बोला,
हाँ मतलब कुछ भी कर लो। जैसे अपना दोस्त है और वो पेपर करे जा रहा है और तुम्हें चीटिंग करनी है उससे, और तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा और तुम्हें गुस्सा आता है नहीं तुम्हें कुछ भी, तो तुम क्या करते हो ना, पेपर फाड़ते हो, उसको रोल वोल करके उसको मारना शुरू कर देते हो, देख ले भाई, पेन, हाँ पेन ही मार देते हैं, हाँ शाबाश, स्केल पेंसिल सब मार दियो बेटा, जूता ही मार दियो तू। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो उसके पास ना न्यूमरस ऑफ वेज है उसको तंग करने के। क्या लॉ हर एक चीज लिख सकता है? आप एक लिखोगे वो दूसरा कर लेगा, दूसरा लिखोगे तीसरा कर लेगा, तीसरा लिखोगे चौथा, वो कुछ भी करता रहेगा ना। तो यहां पर अल्टीमेटली एक दिक्कत आई, तो यहां पर अच्छा ये प्रॉब्लम ना बहुत बार आने लगी कि जब आप लॉ को लिटरली पढ़ते हो ना, लॉ को कैसे पढ़ते हो आप लोग? लिटरली समझ रहे हो? लिटरली जैसे हम लिटरेचर पढ़ते हैं, जैसे जो लिखा हो उसको पढ़ लेते हैं। तो जिस मिसचीफ को खत्म करने के लिए लॉ बना है, व्हाट इज मिसचीफ हियर? मिसचीफ मतलब क्या हुआ? मतलब जो गलत काम करने के लिए वो लॉ बना है और आप उसे लिटरली पढ़ रहे हो। कैसे पढ़ रहे हो? अगर आप उसको लिटरली पढ़ रहे हो और लिटरली पढ़ने के बाद वो जो मिसचीफ है वो सप्रेस हो गया। क्या हो गया? वो सप्रेस हो रहा है तो ठीक है, सप्रेस मतलब खत्म हो रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर वो सप्रेस नहीं हो पा रहा, वो सप्रेस नहीं हो पा रहा, वो खत्म नहीं हो पा रहा, मतलब आपने लिटरली पढ़ा और आपने दूसरा तरीका देख के उसको और तरीके से तंग करना शुरू कर दिया, तो मतलब लिटरेचर लिटरली पढ़ के आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो मतलब जो जिस बेनिफिट के लिए लॉ बना था वो बेनिफिट मिल रहा है या बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है? बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो वहां पे लॉ मेकर्स कहते हैं कि अब इसको जब आप इंटरप्रेट करोगे ना, तो आप इसको इंटरप्रेट लिटरली मत करो। कैसे मत करो? आप ये देखो कि अगर उसने मिसचीफ कर दिया ना, आप उसको सजा दे दो। डोंट गो बाय द लिटरेचर। अगर उसने गलत काम किया तो उसको सजा दे दो। तो यहां पर इंटरप्रेट जो किया उसने, लिटरली जो लिखा था वही पढ़ा या उसका बहुत एक ब्रॉडर वर्जन दिया उसने? मतलब बहुत ब्रॉडर, बहुत नैरो मीनिंग दिया उसने, उसको बहुत ब्रॉडर वर्जन दे दिया, बहुत ब्रॉडर वर्जन दे दिया। ये जहां पर भी कोई मिसचीफ है, उस मिसचीफ को खत्म करने के लिए, एक बेनिफिट के लिए एक लॉ बना है, और वो जो लॉ बना है वो बेनिफिट दे ही नहीं पा रहा है क्योंकि लिटरली पढ़ रहे हो आप उसे। तो वहां पे उसको हम लिटरली नहीं पढ़ेंगे, वहां पे उसको ब्रॉडर चल के पढ़ेंगे और अल्टीमेटली उसको हम लोग क्या देंगे? जस्टिस देंगे। क्या देंगे उसको हम लोग? जस्टिस देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसके लिए एक रूल बनाया। अच्छा, ऐसे केस बहुत सारे आए या एक ही ऐसा केस आया होगा? बहुत सारे केसेस ऐसे आए, तो उसके लिए उन्होंने एक रूल बना दिया। इसको ये लोग बोलते हैं रूल ऑफ मिसचीफ। क्या बोलते हैं बेटा ये लोग? इनको रूल ऑफ मिसचीफ। तो रूल ऑफ मिसचीफ क्या कहता है? देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। रूल ऑफ मिसचीफ कहता है कि अगर कोई मिसचीफ को, मिसचीफ क्या, व्हाट इज मिसचीफ? कोई परेशानी या गलत काम हो रहा था, उसको खत्म करने के लिए क्या बनाया? एक लॉ बनाया। क्या बनाया? एक लॉ। और अगर आप लॉ को कैसे पढ़ रहे हो? लिटरल पढ़ रहे हो, और वहां पे वो जो मिसचीफ है वो खत्म नहीं हो पा रहा, तब उसको लिटरली मत पढ़ो, आप उसे कैसे पढ़ो? ब्रॉडर सेंस में पढ़ो। और उसको सॉल्व करना चाहिए, सॉल्व नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? रूल ऑफ मिसचीफ। तो लॉ को आपको सिर्फ लिटरली नहीं पढ़ना। अच्छा, अगर लिटरल पढ़ना तो फिर तो बात खत्म हो गई। लेकिन यहां पे इस रूल ने आपको सिखाया, क्या सिखाया? कि कहां पर लिटरल पढ़ना है और कहां पर लिटरल नहीं पढ़ना। अच्छा, जैसे नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, चलते हैं। कहां पे लिटरल पढ़ना है? जहां पे मिसचीफ था, वो बेनिफिट जो था वो सप्रेस हो रहा है, तो वहां पे उसको लिटरली पढ़ोगे या फिर आप उसको ब्रॉडर वर्जन दोगे? लिटरल पढ़ लेंगे। लेकिन अगर वो लिटरल नहीं हो रहा तो उसे क्या दोगे? एक ब्रॉडर वर्जन दोगे। ये समझ में आया नहीं आया? तो रूल्स की जरूरत पड़ी आपको। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अच्छा सा आपको एग्जांपल देता हूं, फिर आपको सब कुछ लिखवाऊंगा भी सही। एक छोटा तुम लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बोलो कि तुम लोगों को पता है ना शेयर इशू होते हैं? पब्लिकली कंपनी शेयर इशू कर सकती है, ये तो पता है तुम लोगों को? पब्लिकली कौन सी कंपनी शेयर इशू कर सकती है? पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी कर सकती है? जल्दी से बोल दो फटाफट। कौन सी कंपनी पब्लिकली शेयर इशू कर सकती है? पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक कंपनी पब्लिकली शेयर इशू कर सकती है। बहुत सिंपल लॉजिक है। प्राइवेट कंपनी पब्लिकली शेयर इशू नहीं कर सकती। अच्छा, मेरा कहने का मतलब अभी ये मत समझना प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। मैंने क्या बोला? प्राइवेट कंपनी पब्लिकली शेयर इशू नहीं कर सकती। कौन सी कंपनी पब्लिकली शेयर इशू कर सकती है? पब्लिक कंपनी पब्लिकली शेयर इशू कर सकती है। जब पब्लिक कंपनी जब पब्लिकली शेयर इशू करने जाती है, जब वो फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू करती है, तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग? आईपीओ। अगर आपने कहीं इसको पेपर में पढ़ा होगा तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर कि इस कंपनी ने फर्स्ट टाइम पब्लिकली ऑफर करा है। अच्छा, शेयर इशू कर रहा है फर्स्ट टाइम या पब्लिकली शेयर इशू कर रहा है पहली बार? पब्लिकली शेयर इशू कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि शेयर पहली बार इशू कर रहा है, पब्लिकली पहली बार शेयर इशू कर रहा है, तो कंपनी क्या इशू करती है बेटा? आईपीओ।
क्या इशू करती है वो? आईपीओ। पब्लिक ऑफर में ये पढ़ रखा आप लोगों ने बेटा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए? अगर इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आएगा तो ही हम शेयर को अलॉट कर सकते हैं, नहीं तो हम शेयर को अलॉट नहीं कर सकते। कितना परसेंट बेटा, जल्दी से बोलो। 90%? सही जवाब गलत जवाब जल्दी से बोलो फटाफट। 90%। एक बात कहाँ लिखी है, किस एक्ट के अंदर लिखी है 90% आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन है? ये बात किस लॉ में लिखी है? विच लॉ स्टेट्स यू दैट इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा तो यू कैन इशू द शेयर्स, नहीं तो यू कैन नॉट इशू द शेयर्स? क्या ये बात कंपनीज एक्ट में लिखी है 2013 में? हाँ या ना? जल्दी से बोल दो बेटा। हर्षित ने तो बिल्कुल हाँ बोल दिया, प्रियंका ने भी हाँ बोल दिया, यहाँ भी ये सब हाँ बोल रहे हैं। मानव तो खोया पड़ा अपने ख्वाबों में। मानव हाँ बोल दिया। तुम तीन लोग क्या बोलते हो? फिर भी वंदना फील क्या होता तुम्हें? क्या ये बात कंपनीज एक्ट में लिखी है? नहीं, तो फिर कहाँ लिखी है? ग्रंथों में, कंपनीज एक्ट में लिखा है। आपका नाम क्या है? संजना, ये बात क्या कंपनीज एक्ट में लिखी है? एक आध और ऑप्शन है, सेबी में लिखी है बात। सेबी पता है तुम लोगों को? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना? तो क्या ये बात सेबी में लिखी है या कंपनीज एक्ट में लिखी है? कहाँ लिखी है ये? हमारे एक कंडीशन है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर 90% आएगा तभी आप कर सकते हो इशू, नहीं तो शेयर इशू नहीं कर सकते आप। बेटा इम्प्लाइड कैसे होगा? तो लॉ बना है ना ये, तो लॉ ने बोला ना कि भैया 90% होगा तो भी आप शेयर इशू करो, नहीं तो मत करो। तो ये बात कहाँ लिखी? कंपनीज एक्ट में लिखी है, सेबी में लिखी है? कंपनीज एक्ट में सब यहाँ पे बोल रहे हैं, मानव भी एग्री कर रहे हैं इन सब पे। मानव एग्री कर रहे हैं, यहाँ पे एग्री नहीं कर रहे थे। कहाँ लिखी है फिर कंपनीज एक्ट? नहीं लग रहा आपको? क्या लग रहा है? सेबी। रिया क्या कहती है? कंपनीज एक्ट। वंदना कुछ नहीं कहना चाहती। क्या? अच्छा, इसने ये नहीं बोला कि ठीक है इन दोनों में कोई और ऑप्शन दो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो नहीं लिखी है बात? अच्छा चलो। अच्छा संजना क्या बोल रही है फटाफट? संजना कंपनीज एक्ट है सेबी? सेबी में लिखा है बेटा ये बात। पता नहीं तुम कहाँ से कंपनीज एक्ट पढ़ के आए बेटा। मैं तुम्हें कभी नहीं पढ़ाया कि 90% ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, दैट इज रिटन इन द कंपनीज एक्ट। मैंने कभी नहीं पढ़ाया तुम लोगों को बेटा। इट्स नॉट मेंशन इन द कंपनीज एक्ट, ये लिखा ही नहीं है कंपनीज। अच्छा ये कहाँ लिखा है? सेबी में। अच्छा कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है फिर? कितना परसेंट आना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन? तुम लोगों ने पढ़ रखा है ये सब चीजें यार, ये सब चीजें तुमने पढ़ रखी है यार, अकाउंट से पढ़ी थी यार सब चीजें यार। बेटा 5% मिनिमम एप्लीकेशन मनी होती है बेटा, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। ये बात तो बेटा महेश सर के सामने मत बोली बेटा, खिड़की से भागेंगे तेरे को बाहर। जल्दी से बोलो, सेबी या कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है? अच्छा कंपनीज एक्ट कहता है कि एक काम करो, जितना प्रोस्पेक्टस में लिख दिया ना उतना आना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अच्छा दोनों में एक ही बात के ऊपर दो दो लॉ है। एक बात के ऊपर कितने लॉ है? सेबी क्या कहता है कितना परसेंट आना चाहिए, कंपनीज एक्ट कहता है कितना आना चाहिए, जितना कहा लिख दिया आपने। अच्छा मैं लिख देता हूं, प्रोस्पेक्टस में लिखा है 95, प्रोस्पेक्टस में कितना लिख दिया, सेबी में कितना लिखा है। अब क्या मान के चलना है आपको, 95 या 90 लेके क्या चलना है आपको? 95 है आपने, अच्छा चलो आपने बोला 95, ओके। प्रोस्पेक्टस में लिखा, दूसरी कंपनी ने लिख दिया 85%, अब कितना लेके चले? ये तुम तुक्के से सही बोल रहे हो, तुम सही सही से सही बोल रहे हो? तुमने ऐसा क्यों बोला, मतलब जब 95 था तो तुम बोला 95, जब 85 था तुमने बोला 90, ऐसा क्यों? या फिर आई कैन से इट इन दीज वर्ड्स लाइक, आप एक काम करो दोनों लोगों को फॉलो कर लो, दोनों फॉलो करो। समझ में आया? जब प्रोस्पेक्टस में लिखा था 95 तो हमें 95 माना। अच्छा अगर 95 में सेबी फॉलो हो गया, हाँ। अच्छा सेबी में कितना लिखा था, यहाँ कितना लिखा था 85, तो आपने कितना माना कि इसमें कंपनी सेट फॉलो हो गया? हो गया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आपका मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना आएगा? अब बोलेगा फटाफट रोनित। हाँ रोनित, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना आना चाहिए मिनिमम? 5% किस चीज का? 5% ऑफ इश्यू प्राइस या फेस वैल्यू? फेस वैल्यू या फिर इश्यू प्राइस? क्या, जल्दी से बोल बेटा फटाफट। तुम लोगों से साथ दो कोई, 5% किसका?
हर्ष बोले ये क्या था, ये क्या कुछ था क्या ऐसा? बेटा ये तो पढ़ा था मिनिमम एप्लीकेशन मनी यार। 5% ऑफ व्हाट? चलो ये सब छोड़ो, 5% किस ये बात कहाँ लिखी है? कंपनी साइड में लिखी है, सेबी में लिखी है? ये तो बता दो। तुम लोग अगर बेटा फाउंडेशन पास हो गए ना, डिग्री छीन लूंगा तुम लोग की मैं। डिग्री तो मिलेगी ना बेटा, फाउंडेशन का डिग्री आएगा आपका। छीन लूंगा बेटा मैं रोनित। खुश मत हो तू। हाँ मार्कशीट जो भी, एक वो भी अलग से डिग्री भी आएगी। नहीं एक डिग्री आता है, नहीं मिला हमारा तो आता था पहले, सी फाउंडेशन मार्कशीट अलग, डिग्री अलग की यू हैव पास्ड योर सीए फाउंडेशन एग्जाम, ऐसे करके नहीं आया? वो सीए फाइनल के बाद होगा ना, या अभी से ही? हाँ आएगा, आ जाएगा, मे भी शायद अब नहीं आता होगा, बट मेरे टाइम पे तो आता था। मार्कशीट आ चुकी है? चलो मार्कशीट तो आएगी, तो तुम लोग की मैं मार्कशीट छीन लूंगा फिर, और क्या होगा। अब जल्दी बताओ 5% कहाँ लिखा है? कंपनीज एक्ट लिखा है, सेबी कहाँ लिखा है? चलो मैं मान लिया कंपनीज एक्ट में लिखा है। अच्छा 5% ऑफ किसका, ये तो बता दो। 5% ऑफ फेस वैल्यू इश्यू प्राइस, वैसे 5% ऑफ द फेस वैल्यू है। अच्छा सेबी में कितनी लिखी है बेटा? पढ़ रखा है बेटा तुम लोगों ने ये सब चीजें? सेबी में लिखी है बेटा 25% ऑफ इश्यू प्राइस। अच्छा इश्यू प्राइस फेस वैल्यू में डिफरेंस होता है? पहले तो ये बात करते हैं, ये दोनों सेम होता है? पहले तो ये बता दो वंदना, फेस वैल्यू इश्यू प्राइस आर द सेम थिंग या दे आर डिफरेंट? डिफरेंट है ना। फेस वैल्यू आपकी 10 हो सकती है, लेकिन आपका जो इश्यू प्राइस है वो हो सकता है 15 हो सकता है 20 हो, कुछ भी हो सकता है ना वो तो यहाँ पे कितना लिखा है? 5% ऑफ व्हाट? फेस वैल्यू। और सेम में कितना लिखा है? 25% ऑफ व्हाट? अच्छा कौन से लॉ को माने? अच्छा अगर मैंने इसको मान लिया 25% ऑफ इश्यू प्राइस को मान लिया अगर मैंने, तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा। आपको समझ में आया? तो क्या ऐसा लॉ करता है कि एक ही चीज के ऊपर दो दो अलग अलग लॉ बन जाते हैं, एक ही प्रोविजन के ऊपर दो अलग अलग लॉज हैं? बिल्कुल है, मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए। तो अब देखो इसका एक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन बना। अच्छा लोगों को कंफ्यूजन होती थी तो लोग कोर्ट में आते थे, सर ये बात है इसमें भी लिखा है इसमें लिखा है, क्या माने? फिर कुछ लोग और गए, सर बात इसमें भी लिखी है इसमें लिखा है, क्या माने? तो लॉ कोर्ट ने बोला बार बार मेरे पास मत आओ, मैं आपको एक रूल दे रहा हूं इंटरप्रिटेशन का। उसका रूल का नाम दिया रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या नाम दिया उसने? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। देखो हार्मनी का मतलब है, हार्मनी मतलब क्या? पीस। उसने बोला आपका दोनों लॉ फॉलो करना है। ये लॉ वो कहता है लॉ मेकर्स ने अगर लिखा है तो दोनों जगह लिखा है तो कोई लॉजिक है ना उसका, तो आपको दोनों फॉलो करना है, एक को फॉलो नहीं करना। तो यू हैव टू फॉलो बोथ द लॉज। फिर कुछ और लोग आए जिन्होंने बोला कि सर दोनों लॉ को फॉलो करना तो ना ये वो है क्या कहते हैं इम्पॉसिबल है, मैं एक कर सकता हूं एक नहीं कर सकता। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं। क्या हमारा एक बैलेंस शीट बनाने का एक फॉर्मेट होता है? क्या देयर इज अ फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट? तो वो कहां गिवन है? शेड्यूल 3 में है ना हमारे पास कंपनीज एक्ट में। कोई भी कंपनी अगर अपना बैलेंस शीट बनाएगी, प्रॉफिट लॉस बनाएगा, सीएफएस बना, सीएफएस का भी क्या हमारे पास फॉर्मेट है? सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या उसका भी हमारा कोई देयर इज अ फॉर्मेट? कहां है वो? है ना शेड्यूल 3 में वो है, शेड्यूल 4 में वो है। बोल दो क्या फर्क पड़ रहा है? बेटा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में है, उसमें लिखते भी थे तुम लोग नीचे AS3। तुम लोग जाने तो मतलब नहीं क्या ही पढ़े तुम लोग। CFS AS3 के हिसाब से बनता है आपका, और आपका बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस आपका किसके हिसाब से बनता है? आपका शेड्यूल 3। यहां तो समझ में आया? अच्छा ये तो कंपनीज एक्ट की बात होगी। क्या बैंक भी एक कंपनी है? क्या एक बैंक भी एक कंपनी है? हाँ। अच्छा बैंक के ऊपर एक खुद का एक स्पेशलाइज्ड एक्ट है। कौन सा एक्ट है उसके ऊपर? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया ये, राइट? क्या इसके अंदर भी एक फॉर्मेट है बैंक के लिए? हाँ इसके अंदर ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट है कि अगर एक बैंक अपना बैलेंस शीट बनाएगी तो इस फॉर्मेट में बनाएगी। तो बैंक कौन सा फॉर्मेट फॉलो करेगी? जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा है या कंपनीज एक्ट में लिखा है? अच्छा ये दोनों फॉर्मेट सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। अच्छा अगर आप लॉ बोलते दोनों फॉलो कर लो तो यार ये तो जास्ती होगी ना यार, मैं एक बैलेंस शीट उसके हिसाब से बनाऊं एक बैलेंस शीट उसके हिसाब से बनाऊं, तो कंफ्यूजन है फिर। तो ये लोग दोबारा गए लॉ के पास, कोर्ट के पास कि देखो मैं क्या फॉलो करूं मुझे बताओ। तो कोर्ट ने फिर रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को और बेटर किया। उसने बोला पहले आपको दोनों फॉलो करने हैं। पहले वो क्या फॉलो करना है? दोनों फॉलो करना है। हाँ अगर इम्पॉसिबल है ना तो जो आपका स्पेसिफिक लॉ है ना
वो आपको फॉलो करना है, जनरल लॉ आपको फॉलो करना नहीं है। बैंक के लिए स्पेसिफिक लॉ कौन सा है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कौन सा जनरल लॉ है उसके लिए? कंपनीज एक्ट। तो बैंक वाले आज की डेट में जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो एज पर दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना रहे हैं, एज पर दी कंपनीज एक्ट बना रहे हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये समझ में आया? तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रूल ऑफ व्हाट? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अच्छा, मैं दोबारा एक बार आपको ना रिपीट करता हूं, मैंने आपको अभी तक पढ़ाया क्या। देखो, दो प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? दो प्रॉब्लम आई। पहली प्रॉब्लम क्या आई? पहली प्रॉब्लम ये आई कि एक की प्रोविजन के लिए एक से ज्यादा लॉज है, एक से ज्यादा क्या है? लॉज है। तो अब कौन सा फॉलो करना है, इस बात की एम्बिग्यूटी है, कंफ्यूजन है इस बात की। तो हमारे कोर्ट ने कौन सा रूल दिया बेटा? रूल ऑफ व्हाट? क्या दिया बेटा? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन? ये क्या कहता है कि दोनों फॉलो करो, सब सारे फॉलो करो, एक फॉलो करो, सारे फॉलो करो। हाँ, लेकिन अगर एक को फॉलो करना इंपॉसिबल है, दोनों फॉलो करना क्या है बेटा? इंपॉसिबल है। तो अब कौन सा फॉलो करना चाहिए? स्पेसिफिक फॉलो करना चाहिए ओवर द जनरल लॉ। तो ये एक रूल आया, रूल ऑफ व्हाट बेटा? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। दूसरा रूल मैंने आपको एक समझाया क्या? एक मिसचीफ है। एक क्या है बेटा? मिसचीफ। मिसचीफ के लिए अगर आप लिटरल पढ़ रहे हो, अगर आप उसे क्या पढ़ रहे हो बेटा, तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, उसको लिटरल पढ़ने से उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो आपको उसको बहुत लिटरली पढ़ना है या फिर आपको ब्रॉड सेंस में पढ़ना है। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसके लिए कौन सा रूल बनाया कोर्ट ने बेटा? रूल ऑफ मिसचीफ। ये समझ में आया या नहीं आया बेटा? ये दो चीज समझ में आई। मैं एक और लास्ट चीज समझाता हूँ, फिर आपको एक दूसरे तरीके से इसी चैप्टर को दोबारा समझाऊंगा। आप पढ़ते बेटा, मैंने आपको शायद बताया भी है, जैसे लिखा है कैट डॉग एसेक्ट्रा। क्या लिखा है? कैट डॉग व्हाट? क्या लिखा है आगे? अच्छा, इस एसेक्ट्रा में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा? अच्छा, क्या यहाँ पे लायन आएगा, लायन नहीं आएगा? देखो, कैट डॉग लायन आएगा, लायन नहीं आएगा? लायन नहीं आएगा। अच्छा, टाइगर आएगा, टाइगर नहीं आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, इसके अंदर पीकॉक आएगा, पीकॉक नहीं आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, पीकॉक क्यों नहीं आएगा? बर्ड है। लायन और टाइगर क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि दे आर नॉट डोमेस्टिक, है ना, कार्निवोर हो गए। और ये लोग कौन से हो गए एक तरह से आपके, जो आप डोमेस्टिकली आप इनको अपने घर में रख सकते हो। क्या यहाँ पे काऊ आ जाएगा? हाँ, ये समझ में आया? अच्छा, क्या यहाँ पे रैट आ जाएगा? रैट आ जाएगा, हाँ बिल्कुल, रैट भी आ जाएगा। रैट रखते हैं लोग, पालते हैं लोग, है ना। अच्छा, और अच्छा, कैंगरू आएगा इसके अंदर? क्यों, कैंगरू क्यों नहीं आएगा? पता, हम लोग यहाँ नहीं पालते, वैसे पालते तो हैं लोग उसे, कैंगरू को। कौन किसे? अच्छा अच्छा अच्छा। अब बेटा तो दुबई चला गया बेटा। देखो, मेरा कैंगरू इसलिए लिया क्योंकि कैंगरू नहीं आएगा, क्योंकि वो ना टू लेगेड एनिमल है, टांगों से चलता ना बेटा वो। और ये लोग हैं, ये हाथ पैर दोनों से चलते हैं, ये पता है तुम लोगों को, फोर लेगेड एनिमल। और कैंगरू आपको पता ना बेटा, देखा कैंगरू, देखा ना बेटा, तो इसलिए कैंगरू नहीं आएगा। ये समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो ये एक इंटरप्रिटेशन का रूल बना ना, कि जो एसेक्ट्रा है, आपको एसेक्ट्रा को ऐसे सब कुछ एसेक्ट्रा में डाल दो, आपको इसको कैसे पढ़ना है, जो वर्ड्स कहां लिखे हैं उसके आगे लिखे हैं। तो इसके लिए भी कोर्ट ने एक रूल बनाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रूल ऑफ एडजेस्डेम जेनरिस। क्या बोलते हैं इसको बेटा? रूल ऑफ एडजेस्डेम जेनरिस। एक वर्ड आया जेनरे, सेम जेनरे समझते हो? सेम जेनरे, जेनरे मतलब जनरेशन, जो सेम जनरेशन के वही लोग आएंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो इसको हमने क्या नाम दिया? रूल ऑफ व्हाट बेटा? रूल ऑफ एडजेस्डेम जेनरिस। तो कभी कभी, अब देखो मैं दोबारा से एक समरी बताता हूं, कभी कभी लॉ को पढ़ने में तकलीफ होती है, लिटरली पढ़ के समझ में नहीं आता। तो समझ में नहीं आता तो बहुत सारे कोर्ट केस बढ़ रहे थे, बहुत सारे क्या बढ़ रहे थे? कोर्ट केस। अब कोर्ट ने बोला मैं कहां तक इतने सारे केस संभालता रहूंगा, और उसने देखा कौन से ऐसी चीजें जो कॉमनली आ रही हैं, उसने बोला कि इसको पढ़ने के लिए मैं क्या बना देता हूं? रूल बना देता हूं। लॉ नहीं बनाऊंगा बेटा मैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन नेवर मेक दी लॉ, कभी नहीं बनाते। वो लोग क्या बनाते हैं? वो रूल बनाते हैं। तो उसने एक रूल बनाया, उसने क्या बनाया? उसने रूल्स, कि अगर ऐसा दिक्कत है आप ये वाला रूल पढ़ लो, आपको मेरे पास आने की जरूरत। अच्छा, उसने क्या बोला? मेरे पास आना ही नहीं है, या फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो आ जाना। हाँ, उसने बोला पहले आप ये रूल अप्लाई कर लो, हो सकता है आपका कन्फ्यूजन क्या हो जाए? दूर हो जाए। हाँ, अगर नहीं हो पाया तो फिर आपका और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कहाँ जाना? आप मेरे पास आ जाना। ये समझ में आया नहीं आया?
तो ये चैप्टर क्यों बना है? व्हाई द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इज देयर इन द लॉ में आया क्यों? ये लॉ को पढ़ना सिखाएगा, कैसे सिखाएगा? पढ़ना सिखाएगा। जब लॉ में एम्बिग्यूटी होगी, क्या होगी लॉ में? क्या होगी? व्हाट इज एम्बिग्यूटी? कंफ्यूजन होगा। जब लॉ में अच्छा मैं आपको ना बहुत नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ, शायद मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई होगी। जैसे जैसे लॉ है, लॉ इज एन इंग्लिश। अच्छा लॉ इंग्लिश लैंग्वेज में बनता है, किस लैंग्वेज में बनता है बेटा? लॉ किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? इंग्लिश में लिखते हैं ये लोग, या फिर ये लोग उसमें लिखते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं? नहीं, लैटिन तो लिखते हैं। लैटिन तो वो कुछ वर्ड्स हैं जो हम अभी तक उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो किस में बनता है ये? इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज में हिंदी में बनता है? हिंदी में कभी नहीं बनेगा लॉ, है ना? हमारे केरला वाले लोग मारने पिटने आ जाएंगे। वो लोग हिंदी पसंद नहीं करते ना। मराठीज दे डोंट लाइक हिंदी, केरला दे डोंट लाइक हिंदी, तमिलनाडु दे डोंट लाइक हिंदी। तुम्हें पता नहीं बात? जब भी हिंदी को सब्जेक्टिव को एक सब्जेक्ट को वो कराया, कंपल्सरी किया जाता है, तो केरला में लोग खड़े होते हैं, मराठ में लोग खड़े होते हैं, महाराष्ट्र से लोग खड़े होते हैं, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों क्यों हम हिंदी पढ़ें? हमारी खुद की लैंग्वेज है, रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज। ये सबका मतलब थोड़ी ना हम हिंदी पढ़ेंगे। तो लॉ हमेशा किसे बनता है बेटा? इंग्लिश में। हर लैंग्वेज लड़ेगी नहीं। तो अगर आप हिंदी बनाओगे तो बोलेंगे उसमें बनाओ, क्या कहते हैं, मराठी बनाओ, वो कहेंगे फिर उसमें बनाओ, क्या कहते हैं, उर्दू। उर्दू में, उर्दू तो हमारी इंडिया में कहाँ चल रही है बेटा? अच्छा हम पाकिस्तान के लॉ बनाएंगे बेटा, है ना? आगे बढ़ते हैं बेटा, ये दंगे करा देगा ये तो यहाँ पर। हाँ, ये तो रिकॉर्डिंग से बैठाना पड़ेगा। हाँ अच्छा, वो बोलेंगे मराठी में, तो हमारा लॉ कैसे बनता, किसे बनता है बेटा? इंग्लिश में। अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज जब आप पढ़ते हो तो बड़े अच्छी लैंग्वेज है, ये बड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है ये? तो देखो मेरे हिसाब से तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत खतरनाक है बेटा, बहुत। जैसे लेट सपोज करो कि मैं आज, लेट सपोज करो आपने अकाउंट्स की क्लास अटेंड करी, और अकाउंट्स में आपको आपके टीचर ने समझाया कि देखो बेटा सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर, यही होता है ना? शेयर होता है, डिबेंचर होता है, और बॉन्ड्स होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, किस वर्ड में आते हैं ये सारे के सारे? सिक्योरिटी। आप ये पढ़ के जाओ, ऐसे पढ़ के यहाँ से चले गए, आप अपने दोस्त लोगों से मिले, आपके दोस्त लोग बोले आज क्या पढ़ के आया तू? अब उसे बोले आज मैं सिक्योरिटी वाली चीज़ें पढ़ के आया। और उसके दिमाग में क्या आएगा जब उसे बोले आज मैं सिक्योरिटी जैसी चीज़ें पढ़ के आया? वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा अच्छा लगता है ये कॉमर्स साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड का कोर्स कर रहा होगा, क्योंकि उसको लगता है नौकरी लगेगी ही नहीं इसकी, तो एटलीस्ट कुछ काम करेगा तो वहाँ काम कर ले। तुम समझ रहे हो? अच्छा क्यों ऐसा लगेगा उसको? क्योंकि सिक्योरिटी का मीनिंग इन इंग्लिश बहुत सारे हैं, एक ही मीनिंग है। अच्छा बहुत सारे हैं, अच्छा एक भी नहीं, अच्छा दो भी नहीं, तीन, बहुत सारे हैं। देखो मैं क्या क्या हो सकता है सिक्योरिटी का मतलब क्या? एक, एक तो हमारा हो गया शेयर डिबेंचर वाला, एक बताओ, एक वो गार्ड वाला हो गया, सिक्योरिटी गार्ड वाला हो गया, एक डिफेंस में हो जाएगा। अच्छा एक वो तो चलो गार्ड में भी आ जाएगा। अब दूसरा सिक्योरिटी होता है ना आपका, कौन से वाला? अरे वो मुझे सिक्योरिटी देके जा, पैसा नहीं देगा वापस तो मैं कहाँ से लूंगा अपना पैसा? तो सिक्योरिटी तो होता है बेटा, वो भी श्योरिटी, सिक्योरिटी। मॉर्गेज हो गया, ये सब हो गया, वो भी तो सिक्योरिटी होता है आपका, कि भैया मुझे क्या, अगर कल को तू पैसा नहीं देगा तो मैं कहाँ से पैसा लूंगा? नहीं आया तो वो भी वर्ड क्या बेटा? सिक्योरिटी। तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि सिंगल वर्ड में हैव मेनी डिफरेंट वर्ड्स, राइट? अच्छा ऐसे ही अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं, हो सकता है उसके साथ देखो कितने सारे मीनिंग निकल जाएंगे। उसने लिखा आई एम गोइंग टू सेल माई डॉग along with my wife। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? देखो मेरी शादी पास आ रही, मैं तो अच्छा मीनिंग बता दूंगा इसका। आई एम गोइंग टू सेल माई डॉग अलॉन्ग विद माई वाइफ, इसका मीनिंग क्या हुआ? व्हाट इज अ नॉर्मल मीनिंग? लिटरली आप इसको पढ़ोगे, अगर आप लिटरल समझते हो तुम लोग, नॉर्मल मीनिंग पढ़ोगे, इसका मतलब क्या है? वैसे मेरा मतलब था नहीं ऐसा। तू बोलते तो मैं मान लेता हूँ। हाँ समझ रहे हो? दिस इज द एम्बिग्यूटी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस पढ़ के देयर कुड बी मोर देन वन मीनिंग, देयर कुड बी मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। अच्छा कई लोग सोचेंगे कि अच्छा डॉग भी गया तो साथ में कौन जाएगी? वाइफ भी जाएगी। और कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, डॉग डॉग के साथ जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, वाइफ के साथ जा रहा है।
डॉग को बेचने, तो ऐसा इंटरप्रेट करेंगे लोग। अच्छा मैं एक और आपको एक लाइन बताता हूँ। जैसे लेट सपोज करो एक एडवर्टीजमेंट आया न्यूज़पेपर में कि एबीसी कंपनी है एक, लुकिंग फॉर अकाउंटेंट प्लस रिसेप्शनिस्ट, एक बंदा चाहिए उनको, मेल और फीमेल बोथ कैन अप्लाई, ऐसे करके उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया। तो लेट सपोज करो शाम ने इसको रिप्लाई करा, शाम ने बोला कि आई हैव रेड योर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस इन दिस न्यूज़पेपर डेटेड दिस। उसके आगे लिखा एज आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी बोथ। सो यू कैन, तुम समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप समझ रहे हो। अब इसने ये बोथ क्या है, मतलब ये बोथ क्या बताना चाहता है। अगर देख रहा है तो वो बोला चाह रहा होगा अकाउंटेंट प्लस, या फिर बोला चाह रहा होगा कि ये आप समझ रहे हो बेटा। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज ना बड़ी वो है, क्या कहते हैं, कंफ्यूजिंग है। मतलब देयर कुड बी मोर देन वन मीनिंग ऑफ अ सिंगल सेंटेंस। एम्बिग्यूटी उसके अंदर, एब्सर्डिटी है उसके अंदर। एब्सर्डिटी समझ लो, व्हाट इज एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी होता है पढ़ के बिल्कुल मीनिंगलेस सा उसका वो आ रहा है, क्या कहते हैं, मीनिंगलेस आ रहा है, मतलब जो मीनिंग निकल रहा है बिल्कुल क्या है, मीनिंगलेस है। तो जहां पर आपका एब्सर्डिटी आएगी, एब्सर्डिटी आएगी, जहां पर आपकी एम्बिग्विटी आएगी, जहां पर आपकी क्या आएगी बेटा, एम्बिग्विटी, जहां पर जिस मिसचीफ के लिए वो बनाया था, क्या बनाया था, लॉ बनाया था, वही क्या हो रहा है, डिफीट हो रहा है। जो इंटेंशन है लॉ का, इंटेंशन से जिस वजह से लॉ बना, वो ही डिफीट हो रहा है। तो वहां पर आप उसको लिटरली पढ़ोगे या कभी भी लिटरल नहीं पढ़ोगे आप उसको। इन सब सर्कमस्टांस में आप लॉ कभी कैसे नहीं पढ़ोगे बेटा, लिटरल नहीं पढ़ोगे। उसके लिए कैसे पढ़ना चाहिए, उसके लिए हमारे कोर्ट्स ने क्या बनाया बेटा, रूल्स बनाए। क्या बनाया उसके लिए बेटा, रूल्स। जैसे मैं आपको 3 रूल बताया आज, जनरल रूल। एक रूल ऑफ मिस्चीफ बताया मैंने, एक आपको मैंने क्या बताया, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, और एक मैंने आपको बताया रूल ऑफ एडजेस्टम जनरस। एक लास्ट रूल बताता हूं, फिर मैं आपको छुट्टी कर दूंगा आज। मानव खुश हो गया, ये क्या बात है, ये सुनने का तो मैं आज आया था। अच्छा आप ना सेक्शन 3 पढ़ना कंपनीज एक्ट का। सेक्शन में कौन सा पढ़ना बेटा, 3। उसमें लिखा है कंपनी may be formed for lawful purpose, full stop। एक दोबारा लाइन को पढ़ना, क्या लिखा, लाइन में क्या लिखा, अ कंपनी may be formed for a lawful purpose। अच्छा यहाँ पे इसका इंटरप्रेट करो लिटरली, इसको पहले इंटरप्रेट लिटरली। अच्छा क्या वो अनलॉफुल के लिए बन सकती है, हाँ, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर, में हो भी सकता है। और मतलब ये यहाँ पे इसका कहने का मतलब है लॉ का कि यू कैन ओपन अ कंपनी, यू कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स। अब आपने इस लाइन को लिटरली पढ़ा, कैसे पढ़ा बेटा इसको, क्या ये पढ़ के एब्सर्डिटी है, हाँ बिल्कुल एब्सर्डिटी है, मीनिंगलेस बात है यार ये तो। आई कैन, ये तो अच्छा ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है कि यू कैन ओपन अ कंपनी मे फॉर अ लॉफुल पर्पस, ये समझ में आया। तो यहां पर आप मे को मे पढ़ोगे ना, यहां पर आप मे को मे ना पढ़ के आप इसे क्या पढ़ोगे, शैल पढ़ोगे बेटा। तो देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस, हर सर्कमस्टांस में नहीं, किन सर्कमस्टांस में। तो एक और रूल बना, रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। कौन सा रूल बना बेटा, रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस, जिसने क्लैरिफाई किया, क्या क्लैरिफाई किया कि अगर मे को मे पढ़ने से एब्सर्डिटी आती है, मे को मे पढ़ने से क्या आती है, एब्सर्डिटी आती है, तो वहां पे आप मे को मे नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, शैल। शैल को शैल पढ़ने से एब्सर्डिटी आ रही है, तो वहां पे आप शैल को शैल नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, मे। एंड को एंड पढ़ने से एब्सर्डिटी आ रही है, तो वहां पे एंड को एंड नहीं पढ़ोगे, और पढ़ोगे। और को और पढ़ने से एब्सर्डिटी आ रही है, तो वहां पे और को और नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, एंड। तो मतलब एंड को पढ़ेंगे और को पढ़ेंगे एंड, मे को पढ़ेंगे शैल, शैल को पढ़ेंगे मे। ये हर केस में पढ़ेंगे या एक्सेप्शनली पढ़ेंगे, और वो एक्सेप्शन कब होंगे, जब एब्सर्डिटी आएगी, या जो लॉ बना था उसका इंटेंशन ही क्या हो रहा है, डिफीट हो रहा है। ये समझ में आया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, लास्ट एग्जांपल, फिर छुट्टी करूंगा, मानव खुश होता बेटा।
आपने इनकम टैक्स जब पढ़ोगे ना, मतलब ये आपके सी फाइनल में आएगा, अभी इंटर में भी नहीं आएगा, सी फाइनल में जब पढ़ोगे ना तो उसमें ना अच्छा आपने सुना रेड पड़ती है इनकम टैक्स की। अच्छा इसका पूरा लॉ है या कोई भी कभी भी आ सकता है रेड करने के लिए? लॉ है। इसको हम लीगल लैंग्वेज में, टैक्सेशन लैंग्वेज में कॉल इट एज सर्च एंड सीजर। ठीक है, सर्च एंड सीजर। सीजर इज लाइक अगर मुझे कुछ मिल जाएगा तो सीज कर लूंगा मैं, तो उसको हम रेड नहीं बोलते इन दी इनकम टैक्स लॉ लैंग्वेज, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर मतलब वही ढूंढेंगे, कुछ मिल जाएगा तो सीज करके ले जाएंगे। डन। अच्छा वहां पर ना लिखा हुआ है सेक्शन के अंदर, अगर इसमें लिखा है कमिश्नर में वेव ऑफ द पेनल्टी। वेव ऑफ समझते ना बेटा आप? वेव ऑफ मतलब पेनल्टी हटा देगा, मे वेव ऑफ द पेनल्टी इफ एसएससी, एसएससी मतलब जो जिसके यहाँ पे रेड मारी है, जो टैक्स भरते हैं उसे एसएससी बोलते हैं। इफ एसएससी कोऑपरेट एट द टाइम ऑफ, कोऑपरेट एट द टाइम ऑफ सर्च एंड सीजर। ये समझ में आया? अच्छा इसका मतलब क्या लाइन का? सिंपल सा मीनिंग है इस लाइन का। क्या मतलब है? अगर सर्च एंड सीजर हुई और अगर एसएससी ने कोऑपरेट किया, व्हाट इज कोऑपरेट किया? हाँ मतलब जैसे जैसे मैं बैठा था अपनी जगह बैठा था, तो इनको कुछ लोग आए, उसने कहाँ से आए? इनकम टैक्स आए। मैंने कहा क्या सबूत है? उन्होंने सबूत दिखा दिए। मैंने कहा क्या चाहिए? तुम्हारा कैश है? मैंने कहा है। कहाँ है? मैंने कहा वो खोलो कैश मिल जाएगा। उसने देखा खोला कैश मिल गया। गोल्ड है? मैंने कहा हाँ। कहाँ है? ये हाँ खोलो गोल्ड मिल जाएगा। उसने बोला और क्या तुम्हारे पास अनअकाउंटेड प्रॉपर्टीज है? मैंने कहा हाँ। कह कहाँ है? मैंने कहा वहाँ पे जाके तिजोरी खोलो, वहाँ पे सारे कागज मिल जाएंगे। अच्छा उसने बोला और भी कैश है? मैंने कहा हाँ इसको तोड़ो, इसमें कैश निकल कर आ जाएगा। अच्छा मैंने उसे कॉपरेट किया, उसको तंग किया। कॉपरेट क्या उसको मेरी पेनल्टी माफ करनी चाहिए, पेनल्टी नहीं माफ करनी चाहिए? देखो यहाँ पे लिखा है कमिश्नर में वेव ऑफ द पेनल्टी इफ द एसएससी कोऑपरेट एट द टाइम ऑफ द सर्च एंड सीजर। अच्छा मैंने सब कोऑपरेट किया नहीं किया? किया। फिर मैंने उसके आगे हाथ जोड़, मैंने कहा सर मैंने आपके साथ कोऑपरेट किया, मेरी पेनल्टी वेव ऑफ कर दो। उसमें मेरी तो मर्जी है, मैं लिखा है, मैं नहीं कर रहा, तेरी शक्ल खराब है। मैंने कहा भाई साहब फिर मैं कोऑपरेट क्यों किया? मतलब जो लॉ का इसके मतलब, अच्छा ये अगर यहाँ पे इसको मे को आप मे पढ़ रहे हो तो मतलब चाहे एसएससी साथ दे चाहे साथ ना दे, वो तो कुछ फायदा ही नहीं उसके लिए लिखने का। फिर तो फिर क्या हुआ? कोर्ट ने क्या बोला? यहां पर हम मे को मे नहीं पढ़ेंगे, मे को क्या पढ़ेंगे? शैल। कि अगर उसने कोऑपरेट किया है ना तो उसको पेनल्टी वेव ऑफ करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है 25%, वो अलग अलग पूरा ना लॉ में लिखा हुआ है कि इतना कोऑपरेट कर दिया तो इतना पेनल्टी माफ कर देना, इतना कोऑपरेट कर दिया तो इतना पेनल्टी माफ कर देना। तुमने रेड मूवी भी देखी होगी, अजय देवगन की मूवी आई थी, उसमें उसने कोऑपरेट नहीं किया था, वो तो उसको बताता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलो एज अ केस में भी तो यहां पर आप मे को मे पढ़ोगे, मे को शैल पढ़ोगे? अच्छा हर जगह मे को मे पढ़ोगे, सॉरी मे को शैल पढ़ोगे? कुछ कुछ जगह। कहां पर? जहां पे इंटेंशन ऑफ लॉ डिफीट हो रहा है, एब्सर्डिटी आ रही है, एम्बिग्युइटी आ रही है, कंफ्यूजन हो रही है, तो वहां पर आप मे को मे नहीं पढ़ोगे, मे को क्या पढ़ोगे? शायद। इसको हम क्या रूल बोलते हैं? रूल ऑफ बेटा व्हाट? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। ये समझ में आया नहीं आया? तो आप भी जब कंपनी साइड पढ़ोगे, अब वहां पे आप कहीं भी मे पढ़ोगे और आपको लगता है मे को पढ़ने से बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये एब्सर्डिटी आ रही है, तो आप उसको मे को मे पढ़ोगे, मे को शैल पढ़ोगे? शैल। आपको समझ में आया नहीं आया? तो लॉ को पढ़ने के तरीके हमारे एक चैप्टर में आए। किस चैप्टर का नाम क्या दिया उन्होंने? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, एक्ट नहीं है, इसके अंदर रूल्स हैं जो किसने बनाए हैं? कोर्ट ने। अच्छा उसे क्यों बनाए? क्योंकि लोग लॉ को पढ़ नहीं पाते थे तो बार बार किसके पास आते थे? कोर्ट के पास आते थे। तो कोर्ट को लगा कि मैं ऐसा कुछ बना दूं, रूल बना दूं कि इनको मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े और ये अपने आप ही इसको लॉ का क्या कर ले, पढ़ ले और इसका मीनिंग समझ के मेरे पास, अच्छा उसके पास कोर्ट केस कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और ये बेटर है हमारे सिस्टम के लिए, नुकसान है, बेटर है। तो उसके लिए हमने रूल्स बना दिए। अच्छा रूल्स हम नहीं बनाए होंगे, बाहर के कोर्ट से बनाए होंगे, ये बाहर के कोर्ट से बनाए, हम लोग तो उसे अडॉप्ट कर लिया। सब हम लोग यही करते हैं, हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, हम लोग जो बने हुए हैं उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हमारे इंडिया ने भी अडॉप्ट कर लिए। तो एग्जैक्टली प्राइमरी, क्या मेरी बुक क्या? हाँ लॉ की बुक में क्या ऐसे सुनने वाली बात क्या है? उसमें क्या था? मैंने तो लिखी थी वो तो कुछ नहीं कह रहा। इसकी बातों में ना एम्बिग्यूटी आ रही है। अच्छा तो तुम समझ गए ना? तो दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जो हम चैप्टर है पढ़ रहे हैं, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
इसको कॉपी में हम लिखना शुरू करें। नेक्स्ट टाइम तुम कॉपी भी लेकर आना, पेन भी लेकर आना अच्छा सा, नई कॉपी बना लो फटाफट से अब, है ना। हम लोग सब कुछ लिखेंगे लॉ के अंदर। मैं आपको बुक भी दूंगा, कॉपी में हर चीज़ लिखवाऊंगा आपको। अच्छा मैं आपको अंदर भी चीज़ें लिखवाऊंगा, मतलब जैसे एक सेक्शन है उसके अंदर भी चीज़ें लिख दवा दूंगा सब कुछ। तो मतलब आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, और आप बुक खोलोगे तो अपनी उसके लिए खोलोगे, सिर्फ अपनी एक सेटिस्फैक्शन के लिए। बाकी आपको मेरे हिसाब से बुक को ओपन करने का भी नीड नहीं आएगा। आपको हर चीज़ एक अच्छी लैंग्वेज में, जो आप पेपर में लिख सकते हो उस लैंग्वेज में आपको सब कुछ लिखवा दूंगा। अब उसको पढ़ना आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा पढ़ना भी। डन। तो आपको थोड़ा बहुत पता लग गया, लॉ में 100 मार्क्स का पेपर है, सब्जेक्टिव है। 60 मार्क्स का हमारा कंपनीज एक्ट है और 40 मार्क्स का हमारा क्या है, अदर लॉज। हम लोग पहले इंटरप्रिटेशन पढ़ लेंगे अदर लॉज में, उसके बाद हम कंपनीज एक्ट शुरू करेंगे। क्यों ये मैं इसलिए, अच्छा मैं पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ ये, ताकि आपको सबसे पहले अगर लॉ पढ़ना आ जाएगा तो जब मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा तो मुझे ये सब बातें दोबारा दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। केस स्टडीज आएगा, बिल्कुल आएगा। आपका अभी भी 80 to 90% पेपर केस स्टडीज ही आएगा। एम्बिग्यूटी इसमें भी कुछ डाउट है तो बोलो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सब